हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस के अंतर्गत फिजिक्स की बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। और देखिए, साइंस के अंतर्गत अगर फिजिक्स की बात कर लीजिए, ये जो फिजिक्स के आप नोट्स देख पा रहे होंगे, इसमें एनसीईआरटी को इंक्लूड किया गया है पूरी तरह से। विशेषकर 9-10 की एनसीईआरटी की बात कर ली जाए तो उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, इसलिए आपको साइंस को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियोज और जो नोट्स हैं चैनल पर पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, बाकी वीडियोज भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और नोट्स की बात करें तो रेगुलर वीडियोज को देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से नोट्स के लिए सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, फिजिक्स के अंतर्गत आप देखिएगा, आगे जब हम गति की बात करेंगे, मोशन की बात करेंगे, मोशन के बाद बल है, उसके बाद गति के जो नियम है जिसके अंतर्गत आप न्यूटन के 3 नियम देखेंगे, फिर आगे ग्रेविटेशन की बात करेंगे, वेव की बात करेंगे। वेव के अंतर्गत आप पढ़िएगा, साउंड को पढ़िएगा, लाइट को पढ़िएगा। लाइट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अगर कुछ बोलने में छूट गया हो तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जब हम डिस्कस करेंगे तो एक एक करके जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर सिलेबस की बात कर जाए, बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत यूनिट्स की बात कर लेते हैं। आगे भी जब हम बात करेंगे, जैसे मोशन में आइएगा तो यहाँ पर भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी, यहाँ पर भी हम यूनिट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन चूंकि यूनिट्स की बात करें, मात्रक की बात करें, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको क्या करते हैं, पहले एक बार एक ही जगह इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आगे जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी फिर से दोबारा आती है तो वहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। और फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, केमिकल क्वांटिटी की बात करें, केमिकल क्वांटिटी की बात करें तो ये आपने सुना होगा, या फिर जब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे। आपको पता है कि जो केमिकल क्वांटिटी है उसकी मात्रक, आपने जैसे मोल का नाम सुना होगा, मोलैरिटी का नाम सुना होगा, नॉर्मेलिटी का नाम सुना होगा, वैसे ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी की बात कर ली जाए, भौतिक राशि की बात कर ली जाए, तो आप जानते हैं कि भौतिक राशियाँ दो तरह की होती है। एक तो अदिश राशि होती है, अर्थात स्केलर क्वांटिटी होती है, और एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। स्केलर क्वांटिटी की बात कर ली जाए, हिंदी में देखिएगा अदिश, मतलब नहीं, दिश मतलब डायरेक्शन, दिशा मतलब जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो, जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता हो, वो क्या होता है, अदिश होता है, स्केलर होता है। वही सदिश की बात कर लीजिए, स मतलब साथ में, दिश मतलब डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के साथ हो, जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। तो यहाँ से आपको ये बातें क्लियर हो जा रही होंगी कि अदिश राशि जो होती है इसके पास ओनली परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन की बात कर लिया तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, अर्थात आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। इस राशि की बात कर ली जाए तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। वही वेक्टर क्वांटिटी की बात कर ली जाए तो इसके पास परिमाण भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, दिशा भी होगी। आपको मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी थैली है जिसमें कुछ शुगर रखी हुई है, चीनी रखी हुई है, और जब आप इसको मेजर करते हैं तो पता चलता है कि इसका जो मास है ये 2 kg है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो थैली है, इस थैली को आप वेइंग मशीन, जो डिजिटल वाली वेइंग मशीन आती है, उस पर रख के मेजर कीजिए, या फिर जो एनालॉग वाली तराजू होती है टांग कर मेजर कीजिए। कैसे भी मेजर करते हैं, इसका जो मास है 2 kg, तो ये 2 kg ही रहेगा। ये जो मास है डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए मास की बात कर ली जाए तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको एक वेक्टर क्वांटिटी को लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे कोई ये बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स पर मान लीजिए इधर की तरफ से हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इतना फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि ये बॉक्स खिसक जाए। तो ये बॉक्स जब खिसकेगा तो किधर की तरफ खिसकेगा, इधर की तरफ खिसकेगा, ठीक है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन मान लीजिए यही 10 न्यूटन का फोर्स हम इधर की तरफ से लगा रहे हैं, इस साइड से लगा रहे हैं 10 न्यूटन, तो अब ये जो बॉक्स है इधर किधर की तरफ खिसकेगा, इधर नहीं लगा रहे हैं, अब इधर लगा रहे हैं, किधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा, इस साइड खिसकेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 10 न्यूटन है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये 10 न्यूटन क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये भी 10 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, परिमाण क्या है, सेम है। लेकिन डायरेक्शन बदलने से क्या हो रहा है, रिजल्ट प्रभावित हो रहा है। इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो बॉक्स इधर की तरफ खिसक सकता है,
वही इधर से जब फोर्स लगाएंगे तो बॉक्स इधर की तरफ खिसक सकता है, रिजल्ट प्रभावित हो रहा है ना। तो इस बात से आप समझ पा रहे होंगे कि जो फोर्स है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है सदिश एंड अदिश के पीछे का ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए इसमें से एग्जाम्पल्स नहीं आते, कोई और एग्जाम्पल आता है, तो थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग लगा के सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, इसलिए मैंने ये समझाया है। चलिए अब एक एक करके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर बात कर लीजिए आप स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत देखिएगा। चलिए पैरेलली दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्पीड की बात आती है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई रोड पर बिंदु है, यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है जिसकी स्पीड हम मान लेते हैं, चलिए 20 तो बहुत कम हो गया, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि साइकिल से जा रहा है, तो 20 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी ही मान लीजिए, धीरे धीरे जा रही है गाड़ी। ठीक, तो ये स्पीड है। और कोई बंदा, आपका दोस्त फ़ोन करके बता रहा है कि यहाँ से एक गाड़ी गुजरी है, बता रहा है कि ये गई है 20 किलोमीटर पर आवर से। इसने ये नहीं बोला है किधर की तरफ गाड़ी गई है। तो आप ये जो क्वांटिटी है इसको क्या समझेंगे, स्केलर क्वांटिटी समझेंगे। 20 किलोमीटर पर आवर जो है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और बिना डायरेक्शन के जब हम बात करते हैं इसकी 20 किलोमीटर पर आवर जो ये लिखा हुआ है, ये जो यूनिट है, इस यूनिट के साथ अगर हम बात करेंगे बिना डायरेक्शन के, तो हम इसको क्या समझेंगे, स्पीड समझेंगे। क्या समझेंगे, स्पीड समझेंगे, चाल समझेंगे, गति समझेंगे। ठीक, ये कैसी क्वांटिटी हो जा रही है, स्केलर क्वांटिटी हो जा रही है। वही अगर आपका दोस्त ये बोलता है कि 20 किलोमीटर पर आवर से इधर की तरफ गई है, पूरब की तरफ गई है, ईस्ट की तरफ गई है, तो आप इसको क्या समझिएगा, वेक्टर क्वांटिटी समझिएगा। और इस क्वांटिटी को पता है क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। मतलब इसको अगर इस मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्शन के साथ बोल देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो वेग और स्पीड में, मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी में ये माइनर डिफरेंस होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस बात से आप समझ पाए होंगे कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वही वेलोसिटी की बात करें तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जैसे इसकी बात करें, द्रव्यमान की बात करें, एक मिनट रुकिएगा। जैसे द्रव्यमान की बात कर ली जाए, यहाँ पर देखिए मास की बात करें, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है। वही ये भार की बात करें, वेट की बात करें, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेइंग मशीन रखी हुई है। इस वेइंग मशीन पर आप जब खड़ा होते हैं तो मान लेते हैं कि आपका जो मास है ये निकल के आता है 60 kg। ठीक है, 60 kg। तो ये 60 kg जो है ये क्या है, मास है आपका। ठीक, लेकिन ये जो 60 kg है इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये जो फोर्स है कितने के इक्वल होता है, m इंटू जी के, मास इंटू ये जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको लगभग आप 10 मान के चल सकते हैं। मास यहाँ पर कितना है, 60 है। m की जगह पर 60 रखिए और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक सेकंड रुकिएगा, g की वैल्यू लगभग हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 600। और चूंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये 600 न्यूटन नीचे की तरफ आप पर लग रहा है फोर्स, इसको बोलते हैं वेट। ये क्या है, ये वेट है। तो मास एंड वेट में ये डिफरेंस होता है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए आप देखिएगा कि चांद पर आप पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि चांद पर अगर मास की बात करें, आप चांद पर जाते हैं तो आपका मास प्रभावित नहीं होगा। अगर आप 60 kg के हैं तो 60 kg के ही रहेंगे वहाँ पर भी, चांद पर बात करें तो, मून पर। लेकिन आपके वेट की बात करें तो वो बदल जाएगा, बिकॉज वहाँ पर जी की वैल्यू बदल जाएगी। आपको पता है कि जो अर्थ पर जी की वैल्यू होती है उसके 1/6 वहाँ पर होती है, मून पर। तो अगर ये 60 kg पर जो आप पर फोर्स लग रहा है, जिसको हम उस फोर्स को क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे, ये हो जा रहा है आपको 600 न्यूटन, 600 न्यूटन हो रहा है। तो वही मून पर जाइएगा तो 1/6 हो जाएगा, इसको काटिएगा 100 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। तो जब आप मून पर जाइएगा तो आप पर कितना फोर्स लगेगा मून की वजह से नीचे की तरफ, 100 न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका वेट वहाँ पर। तो वेट बदल जा रहा है, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि वेट एंड जो क्या है, मास है, इनमें डिफरेंस है। मास जो है ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, वही वेट की बात कर लीजिए तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस बात से आप समझ पाए होंगे कि मास जो है ये क्या है,
वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद डिस्टेंस की बात कर ली जाए तो डिस्टेंस आपको पता है, आगे हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे अच्छे से। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या है, अदिश राशि है। वही डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो ये क्या है, सदिश राशि है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रही है ये बात तो आगे चलिए सदिश अदिश की यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो ठीक है, आगे समझ में आ जाएगी ये बात। बस इतना ध्यान रख लीजिए। दूरी क्या है, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर। करंट की बात कर ली जाए तो आप करंट कैसे भी सप्लाई कीजिए, डायरेक्शन पर डिपेंड करता नहीं है। करंट क्या है, अदिश राशि है। टेम्परेचर की बात कर ली जाए, कैसे भी आप टेम्परेचर मेजर कीजिए, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। जो काम किया जा रहा है जिसकी यूनिट होती है जूल, एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। काम की बात करें, ऊर्जा की बात करें, ये सब क्या है, अदिश राशि है। पावर की बात करें, अदिश राशि है। आपको पता है कि पावर जो होता है जब यूनिट टाइम में आप काम करते हैं, यूनिट टाइम में जब आप काम करते हैं उसको पावर बोलते हैं। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ही रहेगी, मतलब अदिश राशि ही होगी। आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार वीडियो देखने को बोलता हूँ ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आए, क्लियर हो। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हाँ, सदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे फोर्स मैंने समझा दिया है। एक्सेलरेशन की बात करें तो फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन आता है, इसीलिए ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो वीडियोज देखते रहिए आप, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है। ठीक है, और वीडियोज देखते रहेंगे तो बहुत सारी यूनिट ऐसी पूछी जा रही हैं आजकल कि थोड़ा बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, हो सकता है कि उसको आप रट जाएं, वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी मान लीजिए कोई ऐसी क्वांटिटी की यूनिट पूछ लेता है जो आप देखे ही नहीं हो, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप कैलकुलेट करके यूनिट को भी डिसाइड कर लीजिएगा, सही आंसर तक पहुंच जाइएगा। और उसके बाद टॉर्क की बात करें, बल आघूर्ण की बात करें तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे दरवाज़ा आप खोलते हैं, तो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो एक जो वो कब्जा होता है ना जिस पर वो दरवाज़ा घूमता है, एक फिक्स एक्सिस पर घूमता है। तो जिस वजह से वो घूम रहा है, मतलब वैसा फोर्स जिसकी वजह से कोई चीज़ एक फिक्स एक्सिस पर घूम जाती है, उसको टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, बाकी मोमेंटम की बात कर ली जाए, चूँकि ये मोमेंटम आप पढ़ेंगे कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, ये आप आसानी से समझ सकते हैं जब आगे पढ़ेंगे तो। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली जाए, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये सब बात हम करने वाले हैं। ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड करंट डेंसिटी की बात कर ली जाए तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ करंट डेंसिटी क्या होती है, हालांकि आगे भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो जो यूनिट एरिया से करंट फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट अगर किसी यूनिट एरिया से फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो ये जो एरिया है ये आप देख रहे होंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो कर जाए तो करंट डेंसिटी बदल जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऐसे अगर डायरेक्शन बदलिएगा तो करंट डेंसिटी बदल जाएगी। ठीक, चलिए उसके बाद बात करें, हाँ उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जितने भी महत्वपूर्ण फिजिकल क्वांटिटी है एंड जो हाँ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत, इनकी बातें हमने कर ली है। बाकी ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं सारी चीज़ें आपको आगे मिलेंगी। ठीक है, तो फिर से आपका वहाँ रिवीजन हो जाएगा और कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मात्रक की। यूनिट्स की बात करें तो आपको पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है, जो मानक तैयार किया गया है, उसी को यूनिट बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। इसके अंतर्गत 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 मूल मात्रक हैं। और व्युत्पन्न मात्रक की बात कर ली जाए तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है इन्हीं की हेल्प से ये मात्रक निकलती है, यूनिट्स निकलती है। तो ये कैसे निकलती है आगे हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम जो 7 मूल मात्रक हैं इनकी बात कर लेते हैं। ये 7 जो एसआई मूल मात्रक हैं, एसआई अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मूल मात्रक की बात कर ली जाए तो लंबाई की जो एसआई यूनिट होती है मीटर होती है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद द्रव्यमान की बात कर ली जाए तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, केजी। समय की बात कर ली जाए तो इसकी एसआई यूनिट सेकंड याद रख लीजिएगा। करंट की बात कर ली जाए तो एम्पियर। टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो केल्विन। ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी की बात कर ली जाए तो कैंडेला। पदार्थ का जो परिमाण होता है,
ठीक है। इसकी अगर बात कर ली जाए, ये एसआई यूनिट, ये मतलब फिजिकल क्वांटिटी नहीं, केमिकल क्वांटिटी है। तो पदार्थ के परिमाण की बात कर ली जाए तो इसको मोल में हम मेजर करते हैं। मोल जो है ये क्या है, मात्रक है, एसआई यूनिट। बाकी इसके अलावा मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी आप देखते हैं, लेकिन एसआई यूनिट की बात कर लीजिए तो क्या है, मोल है, पदार्थ के मेजर करने की जो यूनिट है। ठीक है। हाँ, तो ये जो 7 आप एसआई मात्रक देख रहे हैं, मूल मात्रक देख रहे हैं, ये ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। और इधर की तरफ जो राशियाँ देख रहे हैं, ये 7 मूल राशियाँ: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक के अंतर्गत या मूल राशि के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावे 2 राशियाँ और है जिनको संपूरक राशि के नाम से जानते हैं। एक तो प्लेन एंगल होता है, समतल एंगल, जिसकी यूनिट होती है रेडियन, और एक होता है ठोस एंगल, सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप ध्यान रख सकते हैं, ये ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं जो व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न कहने का मतलब ये हुआ कि जो एसआई मात्रक है, जो फंडामेंटल एसआई मात्रक है, इनकी हेल्प से जो राशि निकल के आती है उसको व्युत्पन्न बोलेंगे, डेराइव्ड बोलेंगे। जैसे अगर फोर्स की बात कर ली जाए तो फोर्स की जो यूनिट होती है आपको पता है न्यूटन होती है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि एग्जाम में उस यूनिट को भी पूछा गया है और वीडियो में इसीलिए देखने को बोलता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आए, आप आसानी से यूनिट को डिसाइड कर सके, रटे नहीं। कैसे? जैसे आप आगे पढ़िएगा, एक सेकंड में आगे पढ़िएगा, F इज इक्वल टू फोर्स जब पढ़िएगा ना, सेकंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम, तो उस दूसरे नियम से एक फोर्स का फॉर्मूला निकल के आएगा, F इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है? मास है। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी। और अभी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, आगे हम देखेंगे। एक्सेलरेशन की बात कर ली जाए तो इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको पता है तो ये समझ पा रहे होंगे या फिर आगे हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इसकी एसआई यूनिट केजी और इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरा अगर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है? फोर्स की यूनिट है। और चूंकि ये न्यूटन के द्वारा डिराइव किया गया है इसलिए इसको न्यूटन भी बोलते हैं। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन सबसे फेमस जो है ये क्या है? न्यूटन। न्यूटन जो होता है किसके बराबर? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो इसीलिए वीडियो देखना जरूरी होता है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक ऐसे ही आप जितने भी यूनिट्स हैं उनको आप डिराइव कर सकते हैं खुद से, अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो ये आगे आप पढ़े रहेंगे, अच्छे से समझे रहेंगे तभी तो। हाँ चलिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात कर ली जाए तो इसकी जो यूनिट होती है हर्ट्ज होती है। प्रेशर की बात कर ली जाए तो इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट पास्कल। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आपको पता है कि प्रेशर जो होता है क्या होता है? फोर्स, आगे पढ़िएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या है? न्यूटन है। एक एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस प्रेशर की भी यूनिट हो सकती, प्रेशर की यूनिट हो सकती है। तो मान लीजिए ऐसे अगर क्वेश्चन में दे दिया जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कैसे टिक मारिएगा? सही टिक। अब पास्कल ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन मान लीजिए गलती से दे दें फोर्स पर मीटर स्क्वायर, तो कैसे टिक मारिएगा? पढ़े रहिएगा तभी तो, इसीलिए वीडियो देखना ज़रूरी होता है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं पावर की। पावर की बात कर ली जाए तो इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट वाट। इसको भी आप पता है पावर, अभी मैंने आपको बताया है। जो काम हम करते हैं यूनिट टाइम में, वर्क पर यूनिट टाइम, उसी को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो इसकी यूनिट होती है जूल और इसकी यूनिट होती है सेकंड, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। ठीक है, तो आगे ये सारी चीज़ें मिलेंगी, इसलिए थोड़ा जल्दी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे। हाँ, लेकिन ये जो यूनिट लिखी हुई है ना, इनको तो आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ज़्यादा चांस होता है कि यही दे दिए जाते हैं ऑप्शन में, बाकी अगर कोई और यूनिट दिया जाता है तो ऐसे आप निकाल सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, उसके बाद कार्य की बात कर ली जाए, ऊर्जा की बात कर ली जाए तो इसकी जो यूनिट होती है जूल होती है। सरफेस टेंशन की बात कर ली जाए तो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, जो यूनिट लेंथ पर टेंशन लगती है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर। चाल या फिर वेग की बात कर लिया तो मीटर पर सेकंड। आगे हम चाल एंड वेग की बात करने वाले हैं तो वहाँ समझ जाएंगे मीटर पर सेकंड क्यों होता है। बाकी ये तो बेसिक है, आप को ये ध्यान होना चाहिए। एक्सेलरेशन की बात कर ली जाए तो इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये भी आपको पता होगा या फिर आगे हम देखेंगे। चार्ज की बात कर ली जाए तो इसकी यूनिट कूलम। वोल्टेज की बात कर ली जाए तो इसकी यूनिट वोल्ट। ठीक है, वैसे ही रेजिस्टेंस की बात कर लीजिए, प्रतिरोध की बात कर लीजिए, विद्युत प्रतिरोध की बात कर लीजिए तो इसकी यूनिट ओम।
वेवलेंथ की बात कर ली जाए तो एंगस्ट्रम, ध्वनि की जो प्रबलता होती है लाउडनेस की बात कर ली जाए तो डेसिबल, लेंस की शक्ति की बात कर ली जाए तो डायोप्टर, पावर की बात कर ली जाए तो वही ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको मेजर जो करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, डॉप्सन होती है। इम्पल्स की बात कर ली जाए तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड। एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम, ठीक, ये इम्पल्स होता है। तो फोर्स के लिए यूनिट न्यूटन और टाइम के लिए एस, इसीलिए एन एस हो गया, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता की बात कर ली जाए तो इसकी यूनिट आप याद रख लीजिएगा, ओम मीटर। चलिए उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं यूनिट से संबंधित, जैसे प्रकाश वर्ष की बात कर ली जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष की बात कर ले तो असल में होता है क्या है कि लाइट के द्वारा वैक्यूम में, निर्वात में, वैक्यूम में जो दूरी तय की जाती है 1 वर्ष में, उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। मतलब प्रकाश के द्वारा निर्वात में, वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब आप समझ लीजिए वहाँ पर एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई भी उसमें ना पार्टिकल्स है ना कोई गैस है, बिल्कुल क्लियर रास्ता है, एयर नहीं है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। पार्सेक की बात कर ली जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है क्या, पार्सेक। पार्सेक की बात करी जाए तो ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है, मतलब 3.26 के बराबर होता है। एक पार्सेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, जिसको मीटर में बदलिएगा तो हो जाएगा 3.08 10⁻16 मीटर लगभग, ठीक है। और उसके बाद नॉटिकल मील की बात कर लीजिए, समुद्री मील की बात कर ली जाए तो ये नेविगेशन के अंतर्गत जो दूरी मेजर करते हैं जिस यूनिट में, उसको नॉटिकल मील बोलते हैं। ये नाम से ही पता चल रहा होगा, समुद्री मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है लगभग 1.852 किलोमीटर के, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी फैदम की बात कर लीजिए तो जो समुद्र की गहराई होती है, समुद्र की गहराई को जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फैदम बोलते हैं। तो समुद्र की गहराई मापने की ये इकाई है। एक फैदम जो होता है 1.828 मीटर के बराबर होता है। और उसके बाद क्यूसेक की बात कर ली जाए तो जल का जो बहाव होता है उसको मेजर करने के लिए इस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है तो इस फिक्स पॉइंट पर पता करना हो कि नदी का पानी यहाँ से इस पोजीशन से कितना गुजरा है एक फिक्स टाइम में, ठीक। तो उसको किस में मेजर करेंगे, क्यूसेक में मेजर करेंगे, ठीक है। तो जल का बहाव मापने की ये इकाई है। और उसके बाद बार की बात कर ली जाए तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर करने की इकाई है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई है, ठीक है। एक बार जो होता है 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद मैक संख्या की बात कर ली जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत देखिएगा कि जो उच्च वेग होता है ना, हायर वेलोसिटी के लिए, उच्च वेग के लिए जो मेजर करने वाली यूनिट होती है वो मैक संख्या होती है। मैक संख्या में मेजर करते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ एक ये डेटा है, आप इनको ध्यान रख सकते हैं। जैसे हीट की बात करें तो हीट को और कौन कौन सी यूनिट है जिसमें मेजर करते हैं, जैसे कैलोरी हो गई, जूल हो गई, अर्घ, ठीक। तो ये सब है। उसके बाद देखिएगा एक हॉर्स पावर जो होता है ये वॉट की यूनिट है। ये कितने वॉट के बराबर होता है, 146 वॉट के बराबर होता है, ये पावर की यूनिट है, ठीक है। उसके बाद एक न्यूटन की बात कर ली जाए तो ये 10⁵ डाइन के बराबर होता है। वही एक जूल की बात करें 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। एक बैरल की बात कर ली जाए तो 159 लीटर के बराबर होता है। उसके बाद ये कुछ इधर की तरफ कुछ डेटा है, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे एक माइक्रोमीटर जो होता है ना, ये 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद एक नैनोमीटर की बात कर ली जाए, नैनो से 9 याद रख लीजिएगा, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। वही एक एंगस्ट्रम की बात कर ली जाए तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। पीको की बात कर लिया जाए तो जहाँ पीको लगा होगा 12 आएगा, 10⁻⁻12 हो जाएगा। फर्मी लगा होगा तो 15 आएगा, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर। ये सारी बातें हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, इनकी बात करें, द्रव्यमान की बात करें तो देखिए प्रत्येक स्थान पर ये अचर होगा, मतलब द्रव्यमान नहीं बदलता है। चाहे आप पृथ्वी पर रहिए, मून पर रहिए, किसी भी प्लेनेट पर चले जाइए, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जबकि भार की बात करें, वेट की बात करें तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ, मैंने ये समझा दिया है कि भार बदल सकता है, ठीक है। अलग अलग स्थान पर भार भिन्न भिन्न संभव है। दूरी और विस्थापन की बात करें तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। और गति के साथ दूरी शून्य नहीं लेकिन विस्थापन शून्य हो सकती है, इसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं
तो चलिए इंस्ट्रूमेंट्स में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनार की। सोनार की बात कर ली जाए तो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रख लीजिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की बात कर ली जाए कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इसका प्रयोग होता है, देखिए समुद्र के भीतर मान लीजिए कोई वस्तु है, पनडुब्बी है, तो समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी आदि का पता लगाने के लिए इस सोनार का प्रयोग किया जाता है। असल में होता क्या है ना कि सोनार जो है ना, ये अपने यहाँ से एक वेव भेजता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। देखिए अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, ये जो वर्ड्स हैं इनसे आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आगे आपको मिलेंगी, फिजिक्स में ही मिलेंगी, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, सोनार की बात कर ली जाए तो ये अपने यहाँ से क्या भेजता है, एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भेजता है। मान लीजिए इसने ऐसे वेव भेजा और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वस्तु से टकरा कर ये जो वेव है ये वापस लौट के जाएगी। तो लौट के जब जाती है ना वेव, उससे पता लगता है सोनार को कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें आपको विशेष रूप से एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सोनार जो है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका एप्लीकेशन क्या है कि समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी आदि का पता लगाने के लिए। ठीक है, समुद्र से ही संबंधित एक और इंस्ट्रूमेंट है, दोनों को साथ में लिख दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, फेदोमीटर। फेदोमीटर की बात कर लिया है तो ये क्या है, समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। इसके द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है और सोनार के द्वारा क्या किया जाता है कि समुद्र के अंदर कोई वस्तु है, पनडुब्बी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इनका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, सोनार का। तो ये डिफरेंस ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इन दो इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ याद रख लीजिएगा, एक है एनीमोमीटर, एक है विंड वेन। एनीमोमीटर की बात कर ली जाए तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो वायु वेग के मापन में, वायु वेग के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। और विंड वेन की बात कर ली जाए तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है कि हवा की दिशा क्या है, हवा किस दिशा में बह रही है, तो पवन की दिशा मापने में इसका प्रयोग किया जाता है विंड वेन का। और एनीमोमीटर की बात कर ली जाए तो वायु वेग के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोनों एक साथ ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ याद रख लीजिएगा, एक तो है एमीटर, एक है गैल्वेनोमीटर। देखिए एमीटर की बात कर ली जाए तो इसका भी प्रयोग आपको पता है, करंट का मैग्नीट्यूड पता करने में। ये किसी सर्किट में लगा रहता है इंस्ट्रूमेंट, ये एमीटर की बात कर लिया तो वहाँ पर रीडिंग से पता चलता है कि कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। वैसे ही गैल्वेनोमीटर की बात कर ली जाए तो ये भी करंट का मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि गैल्वेनोमीटर जो है ना, ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है कि आखिर में करंट किधर की तरफ फ्लो कर रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम करने दीजिए। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, एमीटर है। थोड़ा सा और जूम करने दीजिए, ये एमीटर है। यहाँ पर ये रीडिंग देखिए, ये 0, 20, 40, 60, 80, ठीक है, ऐसा देख रहे हैं। और ये सुई है, तो ये वाली सुई मान लीजिए यहाँ पर आ जाए, एक सेकंड, मान लीजिए ये किसी सर्किट में ये एमीटर लगा हुआ है, उसके बाद जैसे ही करंट फ्लो किया गया, ये वाली जो सुई है ना, ये ऐसे आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो इससे क्या पता चलेगा कि उस सर्किट में करंट कितने का फ्लो कर रहा है, 20 एम्पियर का, 20 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन इससे यहाँ से डायरेक्शन नहीं पता चलेगा कि आखिर में करंट किधर की तरफ फ्लो कर रहा है। वही यहाँ पर देखिए, इधर की तरफ आइए, ये है गैल्वेनोमीटर, ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पर 0 है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 0 है। और इधर की तरफ 10 है, 20 है, फिर 30 है, और लेफ्ट साइड में भी देखिए 10 है, 20 है, 30 है, मतलब दोनों तरफ रीडिंग है। ठीक, तो इसमें क्या है, दोनों तरफ रीडिंग है। अब इसमें होगा क्या कि इसको जब किसी सर्किट में लगाएंगे ना, इसको जब किसी सर्किट में लगाएंगे तो मान लीजिए करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, इधर की तरफ विद्युत धारा है, धारा इधर की तरफ बह रही है करंट की, तो ये जो रेड वाली ये सुई आप देख रहे होंगे, ये वाली सुई इधर की तरफ आ जाएगी। अगर ये 10 पर आ जाती है, ये जो 10 आप देख रहे हैं, ये जो 10 देख रहे हैं, इधर की तरफ सुई आ जाती है, इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, 10 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर ये वाली सुई इधर आ जाती है तो, और यही वाली सुई अगर इधर चली जाती है, ठीक, तो करंट किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। ये बात आप समझ पाए होंगे। तो ये डिफरेंस है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है बस कि अमीटर जो है ना, वो भी करंट मेजरिंग डिवाइस है, वो बस मैग्नीट्यूड बताता है। वही गैल्वेनोमीटर की बात कर ली जाए तो वो भी क्या है, करंट मेजरिंग डिवाइस है, बट वो क्या बताता है,
मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ ध्यान रख लीजिएगा। एक है वोल्ट मीटर, एक है पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर की बात कर ली जाए तो इसमें आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर दोनों क्या है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस है। वोल्ट मीटर भी वोल्टेज बताता है, पोटेंशियोमीटर से भी वोल्टेज को मेजर किया जाता है। बट पोटेंशियोमीटर की बात कर ली जाए तो ये काफ़ी एक्यूरेसी के साथ बताता है। अब इसमें ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप ध्यान रख लीजिए, दोनों क्या है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। थोड़ा सा आप बस ध्यान रख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है ना, ये काफ़ी एक्यूरेसी के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ वोल्टेज मेजर करता है, ईएमएफ मेजर करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद इन तीनों को एक साथ याद रख लीजिए, इन तीनों को, एक है बैरोमीटर, एक मैनोमीटर, एक है स्फिग्नोमैनोमीटर। देखिए बैरोमीटर की बात कर लीजिए तो ये तो आपको पता ही है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। वही मैनोमीटर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर देख लीजिए, द्रव या फिर गैस का जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। स्फिग्नोमैनोमीटर की बात कर ली जाए तो ये ब्लड प्रेशर, बीपी मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको पता है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ये तीनों एक साथ याद रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद ये देख लीजिए कार्डियो जहाँ भी आ जाता है तो समझ जाइए कि वो हार्ट से संबंधित है। तो कार्डियोग्राफ की बात कर ली जाए तो ये हृदय जो गति होती है, हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। ग्राफ है तो ग्राफ पेपर पर आपको दिखता होगा, ऐसे 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 आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये कार्डियोग्राफ है, हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। ऑडियोमीटर की बात कर ली जाए तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, ऑडियो तो ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है ये, तो इसमें बहुत कुछ समझाने वाली कोई विशेष बात है नहीं। और उसके बाद स्टेथोस्कोप की बात कर ली जाए तो ये तो आपको पता ही है, जो डॉक्टर लोग गले में लटका कर रखते हैं, हृदय गति सुनने वाला यंत्र है, ये आप देखे ही हैं स्टेथोस्कोप। उसके बाद हाइड्रोमीटर की बात कर लीजिए, देखिए हाइड्रो वर्ड जहाँ भी आता है तो जल से संबंधित है। तो हाइड्रोमीटर की बात कर ली जाए तो द्रव या फिर जल विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा, जल के घनत्व को मेजर करने वाला ये इंस्ट्रूमेंट है हाइड्रोमीटर। वही हाइग्रो की बात कर लीजिए तो ये हाइग्रो जहाँ पर आएगा ना, ये हो जाएगा आर्द्रता से संबंधित, ह्यूमिडिटी से संबंधित। तो वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा इसको। हाँ, उसके बाद ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो फिर तो आप थर्मोमीटर जानते ही हैं, लेकिन पायरोमीटर की बात कर ली जाए तो ये उच्च तापमापी यंत्र है, उच्च तापमान मापी यंत्र है। मतलब जो जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, अगर उसको मेजर करना है तो किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का। और ये टेम्परेचर आप ध्यान रख लीजिएगा, लगभग ये होता है 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर अगर हो ना जहाँ पर, वहाँ पर जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है वो है पायरोमीटर। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि उच्च तापमान मापी यंत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है, पायरोमीटर है। उसके बाद ये पायर हीलियोमीटर की बात कर लीजिए तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये सौर विकिरण, मतलब सोलर जो रेडिएशन है ना, सूर्य से जो विकिरण निकलती है, तो उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है पायर हीलियोमीटर। और पायरोमीटर की बात कर ली जाए तो ये उच्च तापमान मापी यंत्र है। उसके बाद लैक्टोमीटर की बात कर ली जाए तो ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, लैक्टोमीटर। ये दूध की जो गुणवत्ता होती है उसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का, ठीक है। लैक्टोबैसिलस आप नाम सुने होंगे, दही आपने सुना होगा, दही कैसे जमता है, किस बैक्टीरिया की वजह से, ठीक। तो उससे इसको ध्यान रख लीजिएगा कि लैक्टोमीटर जो होता है ये दूध की गुणवत्ता को पता लगाने वाला यंत्र है। उसके बाद इन दोनों को एक साथ याद रख लीजिएगा, डायनेमो एंड विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। डायनेमो की बात कर ली जाए तो डायनेमो का एक बड़ा रूप देख लीजिए, जैसे पवन चक्की आप सुने होंगे, देखे होंगे। तो पवन चक्की में क्या होता है, पवन चक्की घूमती है, तो ये जो घूमना है किस एनर्जी की वजह से, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक। घूमने की वजह से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसको हम जानते हैं विद्युत ऊर्जा के नाम से, इलेक्ट्रिक एनर्जी के नाम से, ठीक है। तो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। पहले के टाइम में लोग साइकिल में भी लगाते थे डायनेमो, आप देखे होंगे, ठीक है। वैसे ही विद्युत मोटर की बात कर ली जाए, हाँ, एक और जनरेटर आप देखे होंगे, जनरेटर ये चालू कर देते हैं, चालू करने के बाद देखिए वो उसमें जो चक्की होती है वो घूमती है, घूमने की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न होती है, तो वो भी डायनेमो का एग्जाम्पल हो सकता है। और विद्युत मोटर की बात कर ली जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है, आप हर घर में देखे होंगे, जो पानी चढ़ाने वाला मोटर होता है वो हो जाएगा विद्युत मोटर का एग्जाम्पल। उसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है जिसकी वजह से वो घूमना स्टार्ट करता है, तो घूमना ही तो यांत्रिक ऊर्जा है। तो विद्युत मोटर क्या है,
विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद ओडोमीटर की बात कर ली जाए तो देखिए आप इसको ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। ओडो से ऑडी ध्यान रख लीजिए। ऑडी आपने नाम सुना होगा, ये एक गाड़ी की कंपनी है, फेमस कंपनी है, तो इससे आप गाड़ी ध्यान रखिएगा, वाहन ध्यान रखिएगा। तो ओडोमीटर क्या करता है, वाहन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। स्पीडोमीटर की बात कर ली जाए तो ये आप देखे होंगे, जिस पर स्पीड दिखती है कि कितने की स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला यंत्र है स्पीडोमीटर। तो ये तो नाम में ही दिख रहा है स्पीडोमीटर। उसके बाद जायरोस्कोप की बात कर लीजिए तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, जो भी एंगुलर वेलोसिटी होती है, कोणीय जो वेग होती हैं, उनको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है जायरोस्कोप। उसके बाद जैसे पहिया घूमता है ना, गाड़ी का पहिया जो घूम रहा होता है, तो उसको मेजर करने के लिए आप देखिएगा मैकेनिक वगैरह यूज करते हैं जायरोस्कोप का। उसके बाद इन दोनों को एक साथ याद रख लीजिएगा, फोटोमीटर एंड लक्स मीटर। देखिए फोटोमीटर, फोटो जहाँ पर भी वर्ड अगर ये आता है फोटो, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है ये प्रकाश से संबंधित है। तो फोटोमीटर एंड लक्स मीटर की अगर बात करें तो देखिए फोटोमीटर में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, और एक सोर्स यहाँ पर है जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो दोनों के प्रकाश की जो तीव्रता है, इनमें अगर कंपेयर करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है, तो ये जो कंपैरिजन है ये किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, फोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। दो स्रोतों की प्रदीपन अर्थात जो इल्यूमिनेशन है, जो प्रकाश की तीव्रता है, तो प्रदीपन तीव्रता की जो तुलना की जाती है वो फोटोमीटर के द्वारा की जाती है। और सिंपल मान लीजिए ऑप्शन में पूछता है प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मेजर की जाती है, और ऑप्शन में ओनली ये फोटोमीटर दिया हुआ है, लक्स मीटर नहीं दिया हुआ है, तो फोटोमीटर ही मार दीजिए, टिक मार दीजिए। अगर तुलना उलना ना लिखा है तो आप बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ, वही आप लक्स मीटर की बात करते हैं तो लक्स मीटर जो है ये प्रकाश तीव्रता को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और फोटोमीटर की बात कर ली जाए तो वो कंपेयर करता है। रेन गेज की बात करते हैं तो ये नाम से ही पता चल रहा है, वर्षा की मात्रा को मेजर करने वाला ये यंत्र है रेन गेज, या फिर इसी को यूडो, प्लूवियो, ओम्ब्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब आप ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, कैरेटोमीटर की बात आपने कई बार सुना होगा, 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना, तो इससे आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। कैरेटोमीटर जो है ये सोने की शुद्धता मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये यंत्र है। उसके बाद बात करते हैं रडार, तो आपने बहुत बार सुना होगा। रडार फुल फॉर्म जरूर ध्यान रख लीजिएगा रडार का, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर रेडियो वेव का यूज किया जाता होगा। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है। जैसे ऊपर हमने अभी देखा था सोनार, वहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भेजकर समुद्र के अंदर जो वस्तु है उसको पता लगाने का यंत्र है सोनार। उसके बाद अल्टीमीटर की बात कर लिया है तो ये अल्टी जो दिख रहा है ना आपको, अल्टी से आप ध्यान रख सकते हैं। अल्टी या फिर अल्टीट्यूड आपने सुना होगा, परपेंडिकुलर जो हाइट होती है ना, परपेंडिकुलर हाइट, इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इससे ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि ऐसे है तो ये हाँ ऊंचाई की बात की जा रही है, ठीक है, हाइट की बात की जा रही है। तो अल्टीमीटर जो होता है ना ऊंचाई मापने का यंत्र है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अल्टीमीटर जो है ये ऊंचाई मापक यंत्र है। पॉलीग्राफ, पॉली झूठ का पता लगाने के लिए, तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल एंड मर्केली स्केल, इनको आप एक साथ ध्यान रखिए। कैसे, तीनों भूकंप से संबंधित है। सिस्मोग्राफ की बात कर ली जाए तो ये भूकंप मापी यंत्र है। कैसे, ये नाम में ही देख लीजिए, यहाँ पर ग्राफ लगा हुआ है। तो जैसे कैसे कार्डियोग्राफ है, उसमें आप हृदय की गति आप देख सकते हैं ग्राफ पे, ऐसे 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 ऐसे, कहीं ऊपर हो जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो ये कार्डियोग्राफ में आपने देखा होगा। वैसा ही ये सिस्मोग्राफ भी है। कार्डियोग्राफ में जैसे वो आपने देखा ग्राफ बन जाता है पेपर पर, वैसे ही भूकंप मापी यंत्र जो सिस्मोग्राफ है ना, सिस्मोग्राफ के द्वारा भी वही काम होता है। और ये सिस्मोग्राफ है ना, इसी का यूज करते हुए जो ये रिक्टर स्केल है, देख लीजिए ये नाम में ही लगा हुआ है स्केल। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग करके रिक्टर स्केल के द्वारा जो भूकंप का परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो पता किया जाता है रिक्टर स्केल के द्वारा। तो ये डिफरेंस ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मर्केली स्केल की बात कर ली जाए, ये तो भूकंप की तीव्रता को आप पता लगाने के लिए, देखिए
मैग्नीट्यूड एंड तीव्रता में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई बाल्टी है, मान लीजिए यहाँ पर एक ये बाल्टी ले लेते हैं, टब मान लीजिए ये कोई टब है, और ये थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं, इन दोनों में पानी भर देते हैं। तो अब देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाला जो है ना, इसमें कम पानी है, मतलब इसका परिमाण कम है। पानी के मैग्नीट्यूड की बात कर लीजिए तो यहाँ पर कम है, और यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ परिमाण ज़्यादा है। ठीक है, तो परिमाण एंड इंटेंसिटी अलग अलग चीज़ें हैं, ये समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। जैसे देखिए यही वाला पानी जो है ना, ये जो टब है इसको ऊपर ले जाइए काफ़ी ऊंचाई पर, मान लीजिए यहाँ पर ले गए हैं, एक सेकंड, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर टब को ले गए, यहाँ से पानी को नीचे गिराइए, नीचे यहाँ पर मान लीजिए ज़मीन है, पानी को नीचे गिराइए। ठीक है, और ये वाला जो टब है ना, इसको इसको यहीं पर रखिए, यहीं से नीचे गिराइए। ठीक है, अब क्या देखिएगा कि ये वाला जो पानी जब नीचे गिरेगा ना, तो इसके पास इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। ये मतलब यहाँ की जो मिट्टी होगी इसको ज़्यादा उखाड़ेगी, इसको ज़्यादा उखाड़ेगा। ये वाला जो पानी गिर रहा है ना, पानी की जो धारा है वो ज़्यादा उखाड़ेगी इस मिट्टी को। बट ये पानी की जो धारा नीचे बह रही है, नीचे आ रही है, ये चूँकि ऊंचाई कम है तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, ज़्यादा पानी जो है इसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो ये मिट्टी को थोड़ा कम उखाड़ेगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे, इंटेंसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसके पास तो पानी ज़्यादा है ना, पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि नीचे से हम पानी गिरा रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी कम है, तो मिट्टी कम उखड़ रही है। इसके पास पानी थोड़ा कम ही है, मैग्नीट्यूड कम ही है, लेकिन ऊंचाई पर ले जाकर गिरा रहे हैं तो इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये मिट्टी ज़्यादा उखाड़ रही है। तो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो मिट्टी ज़्यादा उखाड़ रही है। तो ये पानी के एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि भूकंप में भी ऐसा होता है। देखिए मैग्नीट्यूड अलग बात है, बट इंटेंसिटी की बात करें कि इंटेंसिटी कहाँ पर है, जैसे आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट में, भारत के पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है वो उधर की तरफ इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता की बात कर ली जाए, वहीं साउथ में चले जाइएगा पठारी क्षेत्र में तो इंटेंसिटी सबसे कम होती है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि रिक्टर स्केल जो है ना, ये भूकंप का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है वो बताता है, और किसके माध्यम से, सिस्मोग्राफ के माध्यम से। जो ग्राफ है ना उसी को मेजर करके ये स्केल जो है मेजर करके बताता है कितना मैग्नीट्यूड होगा। वही मर्केली स्केल की बात कर ली जाए तो ये भूकंप की तीव्रता को बताता है, इंटेंसिटी को बताता है कि आखिर इसकी तीव्रता कितनी है। तीव्रता से ही पता चलता है कि वो कितनी क्षति पहुंचा सकता है भूकंप। ठीक है, ज़्यादा तीव्रता है मतलब ज़्यादा क्षति पहुंचाई होगी, ज़्यादा क्षति पहुंचाने की कैपेसिटी है उसके पास। तो ये सारी बातें हैं, हालांकि इतना आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। भूकंप से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर ऑप्शन में तो यही होता है, रिक्टर स्केल ही होता है। तो वही मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के अनुसार भूकंप की जो तीव्रता है, भूकंप की तीव्रता से जो आशय होता है वो सामान्यतः भूकंप की शक्ति से है, और विकल्प में जो होता है वो मर्केली स्केल नहीं ही होता है। तो मर्केली स्केल ना होने के कारण रिक्टर स्केल ही सही उत्तर स्वीकार किया जाता है। तो वही बात है, तीव्रता की अगर बात आती है तो सही ऑप्शन जो होगा मर्केली स्केल ही होगा, बट ऑप्शन में नहीं होता है तो रिक्टर स्केल आप टिक मार सकते हैं, और यही क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। और उसके बाद बाकी अगर उस तीव्रता मैग्नीट्यूड के अलावा कोई और प्रश्न आता है भूकंप से संबंधित तो आप सिस्मोग्राफ की तरफ जा सकते हैं। देखिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल तीनों क्या है, भूकंप से संबंधित है, और ये इसमें ग्राफ लगा हुआ है, ग्राफ से ही आपको आइडिया लग जा रहा है। ये जो कार्डियोग्राफ होता है ना, कार्डियोग्राफ के जैसा ही इसमें भी ग्राफ बनता है। कार्डियोग्राफ में आप देखेंगे ऐसे 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 ऐसे। सिमिलरली ये जो सिस्मोग्राफ है इसमें भी बनता है जब भूकंप आता है तो। और उसके बाद रिक्टर स्केल की बात कर ली जाए तो उसी ग्राफ का प्रयोग करते हुए रिक्टर स्केल जो है ना, स्केल के माध्यम से मेजर करके बताता है कि भूकंप का परिमाण कितना है। परिमाण कहने का मतलब ये हुआ कि भूकंप अगर आया है तो कहाँ पर कितनी ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा की मात्रा को मेजर करता है कौन, रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ के माध्यम से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ऊर्जा की मात्रा कहाँ पर कितनी है ये कौन बताता है, रिक्टर स्केल बताता है। अब ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा है उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, उससे नुकसान ज़्यादा हुआ होगा। हो सकता है कहीं पर ऊर्जा की मात्रा कम हो लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, वहाँ पर नुकसान ज़्यादा हुआ होगा। जैसे पानी वाले एग्जाम्पल से आपको मैंने समझाया है
तो मर्केली स्केल क्या करता है कि ये भूकंप की तीव्रता को बताता है। जैसे आपको पता है कि पश्चिमोत्तर भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है हिमालय वाला, वहाँ पर भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है उधर की तरफ। वही आप जो पठारी इलाका इधर देख लीजिए, साउथ इंडिया में चले जाइए, प्रायद्वीपीय पठार जो है इधर की तरफ भूकंप की जो तीव्रता होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रख लीजिएगा कि रिक्टर स्केल जो है ना भूकंप का परिमाण बताता है, मर्केली स्केल जो है भूकंप की तीव्रता बताता है। लेकिन जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या फिर जो पूछे जाते हैं उसमें तीव्रता ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन ऑप्शन में मर्केली स्केल नहीं दिया रहता है, ऑप्शन में रिक्टर स्केल ही दिया रहता है। तो आप रिक्टर स्केल को टिक मार दीजिएगा। हाँ, मर्केली स्केल अगर होता है और तीव्रता क्वेश्चन में पूछा गया है तो क्या मारिएगा, मर्केली स्केल मारिएगा। ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें आगे करेंगे। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।